देखते हैं समतल दर्पण को। पीछे हम देखे थे दर्पण के दो पार्ट्स, दर्पण दो प्रकार के देखे थे, उसमें से था समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। समतल दर्पण क्या होता है कि जो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि समतल दर्पण का परावर्तक भाग जो होता है प्लेन होता है। तो समतल दर्पण क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। समतल दर्पण लिख के डैश देंगे, प्लेन मिरर, समतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं कहने का मतलब जैसे ये समतल दर्पण हो गया, ये भाग को हम कलर कर देते हैं और इसका ये जो भाग होगा, ये वाला भाग क्या होगा, हमारा परावर्तक सतह हो जाएगा। यही हमारा क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण प्राय अपने घर में भी हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें से देखा जाएगा तो समतल दर्पण। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण के क्या गुण है, तो मेन इससे और कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हमारे एग्जाम में, कुछ ऑब्जेक्टिव इनके गुणों से पूछे जाते हैं, तो उस गुणों को हम देखते हैं। सबसे पहले एक इनकी समतल दर्पण के अंदर तो जो प्रतिबिंब बनती है उसकी किरण आरेख क्या होती है उसको देखते हैं। ये यहाँ पे हम समतल दर्पण लेते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है, समतल दर्पण के सामने किरण आरेख कैसे होता है वो देखना है। यहाँ से प्रकाश की किरण एकदम समांतर आती है, समांतर, और इधर कलर किया हुआ है, यानी कि कलर किया हुआ तो इधर को हम प्रकाश गमन नहीं कर सकता, इसलिए यहीं पे रिटर्न हो जाता है। दूसरे को हम इसके पोल से लेते हैं, धूल, ये यहाँ से रिटर्न हो जाता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के रूप यहाँ पर ले लिया जाए। अब यहाँ पे परावर्तित किरण दोनों कट नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे कल्पना करते हैं कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता होगा। यहाँ से इस लाइन को हम खींचते हैं इधर, और इस लाइन को, ये परावर्तित किरण को हम पीछे लेते हैं, ये लेते हैं तो इसका कहीं कटा नहीं होता है, इसको हम इस तरह से लेते हैं, और ये हमारा हो गया प्रतिबिंब। यानी कि अगर प्रतिबिंब की कोई नाम दे, ए बी वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होता है, ये एक्स और एक्स एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष कह सकते हैं, ये एल और एम, ये दर्पण हो गया। तो कहता है समतल दर्पण का गुण क्या होता है, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु स्थित होता है तो उसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। हम तो पहले इसका गुण देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, गुण। समतल दर्पण के गुण, पॉइंट देंगे, समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण, इसके कई गुण हैं, इसके निम्नलिखित गुण हैं। फर्स्ट में देखते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब होता है। दूसरी नंबर, इसमें जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है या आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि सेम साइज का प्रतिबिंब है।
इतनी बड़ी वस्तु है तो प्रतिबिंब भी इसका इतना ही बड़ा होगा। यानी कि समतल दर्पण में क्या होता है, इसमें बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरी बात जाने, तीसरी बात क्या कहती है कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी है, इस वस्तु दूरी u जो होगी ये प्रतिबिंब दूरी v, अर्थात u बराबर v होगी। यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों समान होती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी दर्पण से और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। इसमें दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, समान होती है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात u बराबर भी, u हो गया वस्तु दूरी और v हो गया प्रतिबिंब दूरी। ये क्लियर हो गया। चौथी बात करती है कि समतल दर्पण में जो होता है, अगर हम दर्पण को स्थिर रखें, फिक्स रखें और इस वस्तु को u वेग से आगे या पीछे करेंगे, तो प्रतिबिंब भी u वेग से आगे या पीछे करेगा। दर्पण को स्थिर रखकर वस्तु को u वेग से आगे या पीछे करने पर, अर्थात u वेग से गतिशील करने पर प्रतिबिंब भी u वेग से गतिशील हो जाती है या आगे पीछे करती है। u वेग से गतिशील हो जाती है, u वेग से गतिशील हो जाती है। पांचवी पॉइंट देखते हैं, कहता है कि इस दर्पण को, अब हम इस वस्तु को स्थिर रख दे, कांस्टेंट कर दे और दर्पण को आगे पीछे कर दे। दर्पण को क्या कर, वस्तु को स्थिर रखकर दर्पण को u वेग से गतिशील किया जाता है, तो प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा 2u वेग से गतिशील हो जाती है। अगली पॉइंट है, वस्तु को स्थिर रखकर दर्पण को u वेग से गतिशील करने पर प्रतिबिंब, वस्तु को स्थिर रखकर दर्पण को u वेग से गतिशील करने पर प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष 2u वेग से गतिशील हो जाती है। हो जाती है 2u वेग से गतिशील हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हो गया। अब कहता है कि आपतित किरण को स्थिर रखकर, ये आपतित किरण हो गई, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, कहते हैं इस आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण से मूव किया जाए, यानी कि थीटा एंगल से, कुछ एंगल से इसको मूव किया जाए। जैसे ये है, ये दर्पण है, ये आपतित किरण है, मान लेते हैं इसको हमको स्थिर रखना
और दर्पण को हम थीटा कोण से मूव करते हैं तो परावर्तित किरण भी थीटा कोण से मूव हो जाती है। परावर्तित किरण भी थीटा कोण से परिवर्तित हो जाती है। अगला हो जाएगा अगला नंबर देखते हैं, थोड़ा ऊपर से साफ कर देते हैं। 6 नंबर में छठा नंबर है आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। 2 थीटा कोण से घूम जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कहता है क्या कि जी ये दर्पण की जो परावर्तक सतह का जो क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब की तीव्रता उतना ही अधिक होगी, और इसकी क्षेत्रफल जितना छोटा होगा इसकी तीव्रता उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की तीव्रता उसके परावर्तक सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यानी कि इसकी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो तीव्रता घट जाएगी। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की तीव्रता उसके परावर्तक सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कंपटीशन सब में पूछा जाता है कि तीव्रता किस तरह से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कहता है कि समतल दर्पण के सामने, यदि हम समतल दर्पण में खड़े हैं सामने में, तो मेरा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की क्या लंबाई होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछ चुका है, कई बार कंपटीशन में भी आ चुका है और बिहार बोर्ड में भी पूछा है। तो कहता है कि किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। अगला पॉइंट हो जाएगा इसका 8 नंबर। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। कम से कम क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विविया पॉइंट समझ सकते हैं। कहता है कि 2 समांतर समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। जैसे कभी आप सैलून में जाते हैं तो देखते क्या है कि दोनों तरफ शीशा एकदम पैरेलल में अगर लगी होती है, अगर बीच में आप चेयर पे बैठे हैं तो आपको दिखता होगा बहुत दूर तक आपका ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो दैट मीन्स इससे पता चलता है जो सैलून में शीशा को सेट किया गया है, दर्पण को सेट किया गया है, वह आपको पैरेलल सेट किया गया है। क्या किया गया है, पैरेलल सेट किया गया है। यानी कि 2 समांतर समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं।
दो समांतर समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो समांतर समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कहने का मतलब कि जो दो समतल दर्पण किसी एंगल पे झुके हो, किसी थीटा कोण पे झुके हों, तब उसमें प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे कंपटीशन में पूछ चुका है। इसके 3 केस होते हैं जब ये जो निर्भर करते हैं कि किसी समतल दर्पण थीटा कोण पे अगर झुके हों, कोई समतल दर्पण, दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों, तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या 360/थीटा पर निर्भर करती है। अब इसकी 3 केस आ जाती है। जब 360/थीटा का वैल्यू सम संख्या आता है, तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या उस सम संख्या में से 1 घटाने के बाद प्राप्त होता है। अर्थात सम संख्या जो होती है उनमें से 1 घटा देंगे, वही हमारी प्रतिबिंब की संख्या होगी। लेकिन जब विषम संख्या आती है तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वही होगी जो विषम संख्या की होती है। तो वह पॉइंट हम देख लेते हैं। अगर ये भिन्न में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तब क्या होगी। तो फ्रैक्शन में आने के बाद क्या होगी उसको भी देख लेते हैं। 3 केसेस में हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में आने के बाद जो होती है तो वह होती है आपको कि फ्रैक्शन में है तो उसकी जो अधिकतम, उसमें से फ्रैक्शन में से 1 घटाने के बाद जो उससे बड़ी वाली पूर्णांक संख्या होती है वही उसकी प्रतिबिंब की संख्या होती है। अगला नंबर से दूंगा 10 नंबर, जो हम देख लेंगे आप सीरियल से। कहता है दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उसके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या 360/थीटा पर निर्भर करती है। केस फर्स्ट लेते हैं। जब 360/थीटा बराबर सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। अगर हम इस सम संख्या को n से सिंबल कर दें, बराबर n ब्रैकेट में कर देते हैं सम संख्या, तब प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। प्रतिबिंब की संख्या जो होगी कब, जब सम संख्या होगी तब n-1 होगी। क्या होगी, n-1 होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लें कि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हों, तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, 360/थीटा। प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, 360/थीटा, अर्थात 360/60, ये 6 हो जाएगा। 6 कैसी संख्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। क्या है ये, सम संख्या है।
इसलिए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, n-1। यही हमारा n था, 6 में से 1 घटा देंगे तब प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, 6 - 1 = 5। समझ गए, यही हमारा क्या था, प्रतिबिंब की संख्या। जब अगर विषम संख्या हो तब क्या होगा, तो केस 2 देखेंगे, इसको आप नोट कर लें। केस 2 हम देखेंगे विषम संख्या का केस, फिर तब हम भिन्न संख्या देखेंगे। इसको हम साफ करते हैं। चलिए केस 2 हम देखते हैं। केस 2 क्या कहता है कि जब 360/θ = n विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर n ही होगा, यानी कि विषम संख्या ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे थीटा बराबर हम ले लेते हैं 72, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की संख्या, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। 360/72 5, यानी कि प्रतिबिंब की संख्या हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। क्लियर है। नेक्स्ट अब तीसरा केस को देखते हैं। तीसरा केस क्या करते हैं, ये बहुत केस थर्ड, जब 360/θ = n एक भिन्न संख्या फ्रैक्शन में भिन्न संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो प्रतिबिंब की संख्या होगी n-1 जो n का वैल्यू आएगा वो n-1 से ठीक बाद वाली पूर्णांक, से ठीक बाद वाला पूर्णांक, ठीक बाद वाला पूर्णांक। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, थीटा बराबर 75 डिग्री, थीटा बराबर कितना ले लेते हैं, 75 डिग्री, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, की संख्या जो होगी वह होगी 360/75, ये कट जाएगा 4.8 क्या है, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, ये पूर्णांक संख्या नहीं। तो इसमें से प्रतिबिंब की जो संख्या होगी यही हमारा n था, और n-1 से ठीक बाद वाले, तो 4.8 - 1 से ठीक बाद वाली संख्या, से ठीक बाद वाला पूर्णांक, ठीक बाद वाला पूर्णांक लेंगे। इसलिए इसमें से हमारा क्या होगा, 4.8 में से, यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, 4.8 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो 3.8 हो जाएगा। 3.8 से ठीक बाद वाला पूर्णांक, से ठीक बाद वाला पूर्णांक। अब इस 3.8 के ठीक बाद पूर्णांक क्या होता है, 4 होता है, तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ से भी आपको कंपटीशन सब में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलती है। ये हमारा था मुख्य रूप से क्या चीज, एक और पॉइंट बच गया है इसका गुण का। ये क्या होता है कि कहता है समतल दर्पण के बीच जो प्रतिबिंब जो होता है वह लेटरल इन्वर्सन होता है, यानी कि पार्श्व रूप से उल्टा होता है। क्या होता है, पार्श्व उल्टा होता है। ये गुण भी इसका देख ही लेते हैं, तो प्रश्न साफ कर लें। अगला गुण होगा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, पार्श्व उल्टा होता है। एक चीज और गुण में ही लिख देते हैं कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ये आवर्धन हम आगे पढ़ेंगे दर्पण में ही, तो वहाँ आवर्धन क्या होता है, किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन नजर आती है कि जो
समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसका क्या तात्पर्य है या इसका क्या अर्थ है, इसका +1 क्यों होता है? तीनों क्वेश्चन एक ही होता है, पूछने का तरीका अलग हो जाती है, बस आंसर एक ही। क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, +1 इसका आवर्धन क्यों होता है, तो एक ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे करेंगे। तो एक पॉइंट और इसमें लिख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं थोड़ी सी। हाँ, नेक्स्ट अगला है समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, +1 होता है। बस यहाँ पे एक गुण खत्म हो जाती है। एक क्वेश्चन है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, क्या तात्पर्य है? समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? तो आंसर देखते हैं। कहता है कि अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होता है, और आवर्धन क्या कहता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात, मतलब बट्टा। जितना वस्तु, ये वस्तु हुआ इतना ही से हम मान लेते हैं कि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब भी 5/5 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। अर्थात कहने का मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होने के कारण इसका आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई